वेलकम टू माय चैनल दिलचस्प कहानियां। मोर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आप एक तालीम याफ्ता खातून है, कॉलेज की मुअल्लिमा है। आपको तो कानून से ताउन करना चाहिए। जो भी बात है आप ठीक ठीक बता दें, हम आपके शुक्रगुजार होंगे। अगर आप गलत बयानी से काम लेंगी तो आपके लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। बात यह है जी, समीना ने कहा, उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने किसी को उसके बारे में बताया तो वो मुझे कत्ल कर देगा। आप जानते हैं कि मैं औरत तात हूँ, अकेली रहती हूँ, इसलिए मैंने अपनी जबान बंद रखी थी। ओह, SHO सीधा होकर बैठ गया। कौन था वो? क्या आप उसे जानती हैं? मेरा मतलब है पहले कभी देखा था? जी नहीं, मैं उसे नहीं जानती, ना पहले कभी देखा था, समीना ने जवाब दिया। उस हाथ में अगले दिन के लेक्चर के लिए स्टडी कर रही थी कि वो मकान में घुस आया। उसके हाथ में पिस्तौल था। उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने किसी को उसके बारे में बताया तो वो मुझे गोली मार देगा। मैंने जान के खौफ से अपनी जबान बंद रखी थी। आप किसी और जरिए से भी पुलिस या किसी और को उसकी मौजूदगी के बारे में इतला कर सकती थी, SHO ने कहा। मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। वो पिस्तौल लिए मेरे सर पर खड़ा था, समीना ने बताया। वो कब तक आपके मकान में रहा? SHO ने पूछा। वो सुबह सवेरे ही चला गया था, समीना ने बताया। उसने जाते हुए धमकी दी थी कि अगर मैंने पुलिस को उसके बारे में बताया तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसका हुलिया बता सकती हैं? हुलिया? समीना चलने में खामोश रही, फिर कहने लगी। वो दरमियाने कद का एक भारी भरकम आदमी था। उम्र 35 के लगभग रही होगी। कुशादा पेशानी, आंखें छोटी, नाक लंबी और पेशानी पर दाईं तरफ चांद तारा बना हुआ था। ठीक उसी लम्हे एक हेड कांस्टेबल कमरे में दाखिल हुआ और बताया कि इस बीबी के हवाले से 2 आदमी आए हैं। थानेदार ने उन्हें अंदर भेज देने को कहा। कुछ ही देर बाद जो आदमी अंदर दाखिल हुआ, उन्हें देखकर समीना चौंके बगैर ना रह सकी। एक तो उसका पड़ोसी गुराया था और दूसरा शारिक। वो दोनों थानेदार से हाथ मिलाकर कुर्सियों पर बैठ गए। कहिए, कैसे जहमत की आप हजरात ने? थानेदार ने बारी बारी दोनों की तरफ देखा। मेरा नाम मंजूर घुराया है, मैं इनका पड़ोसी हूँ और कैनाल ऑफिस में सब डिवीजन ऑफिसर हूँ। मेरा ख्याल है जो कुछ भी हुआ किसी गलतफहमी की बिना पर हुआ है। और आप? SHO ने सवालिया निगाहों से शारिक की तरफ देखा। मेरा नाम शारिक अली है, इनका कजन हूँ। तकरीबन आधा घंटा पहले ही लाहौर से आया हूँ। जब इनके घर पहुंचा तो गुराए साहब से पता चला कि समीना के बारे में पुलिस को कुछ गलतफहमी पैदा हो गई है। शारिक ने बताया। आप क्या काम करते हैं? SHO ने पूछा। लाहौर में मेरा साबुन का कारोबार है, फैसलाबाद से माल ले जाता हूँ। आज भी कारोबारी सिलसिले में आया था। मामू ने कहा था कि समीना की खैर खैरियत भी मालूम करता हूँ। प्रोग्राम ये था कि घर पर नाश्ता वगैरह करने के बाद मार्केट चला जाऊंगा, लेकिन यहाँ आते ही इस गड़बड़ का पता चला। शारिक ने कहा। समीना का चेहरे का ज्यादा हिस्सा अब भी चादर में छुपा हुआ था। वो कन्नगी से शारिक की तरफ देख रही थी। उसे शारिक की देदा दिलेरी पर हैरत भी हुई थी और खुशी भी कि वो अपनी जान खतरे में डालकर यहाँ आ गया था। बात ये है जनाब, SHO ने कहा, मामला बेहद संगीन है। आप जानते हैं कि किसी मफरूर मुजरिम को पनाह देने का मतलब क्या होता है? वो मेरा कोई रिश्तेदार नहीं था जिसे बचाने के लिए मैंने पनाह दी थी। समीना शारिक या गुराए से पहले ही बोल उठी। मैं आपको बता चुकी हूँ कि उसने मुझे गन पॉइंट पर यरगमाल बना लिया था। वह अपनी जान की खौफ से खामोश रही थी। गुराए और शारिक दोनों ही चौंक गए। गुराया इसलिए चौंका था कि समीना अब तक इनकार करती रही थी, लेकिन यहाँ आकर शायद उसने एतराफ कर लिया था। थानेदार साहब, गुराए ने कहा, DSP चौधरी अकबर मेरे क्लास फेलो रह चुके हैं। यहाँ आने से पहले मैंने फोन पर उनसे बात की थी। शायद उन्होंने आपको फोन किया हो। नहीं, मुझे किसी का फोन नहीं आया, थानेदार ने कहा। ठीक उसी वक्त फोन की घंटी बज उठी। SHO ने रिसीवर उठा लिया। 4 मिनट तक यस सर कहकर बातें करता रहा, फिर रिसीवर रखकर गुराए की तरफ मुतवज्जो हो गया। DSP साहब का फोन था। उनका कहना है कि मामला संगीन ना हो तो मुकमुका कर लें। शारिक बीच में बोल पड़ा। आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है और फिर ये ऐसा संगीन मामला भी नहीं। एक औरत ने अगर अपनी जान के खौफ से जबान बंद रखी है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो भी इस जुर्म में शरीक है। शारिक ने ब्रीफ केस गोद में रखकर खोल लिया और कपड़ों के नीचे से 5000 रुपए के नोट निकालकर मुट्ठी में दबा लिए और ब्रीफ केस बंद करके अपना हाथ बेज के नीचे से थानेदार की तरफ बढ़ा दिया। जब उसका हाथ वापस आया तो उसकी मुट्ठी खाली थी। ठीक है जनाब, थानेदार ने गहरा सांस लेते हुए कहा। DSP साहब और कायदे आदम की सिफारिश तो मैं रद्द नहीं कर सकता। और बीबी, वो समीना की तरफ देखते हुए बोला, और बीबी, आइंदा आप मोहतात रहा करें। दरवाजा खोलने से पहले तसल्ली कर लिया करें कि बाहर है कौन, वरना किसी दिन किसी मुसीबत में फंस जाएंगी। ठीक है, अब आप लोग जा सकते हैं। शुक्रिया जी, समीना कहते उठकर खड़ी हो गई। शारिक और गुराया भी उठ गए। उन दोनों ने थानेदार से हाथ मिलाया और वह तीनों थाने से बाहर आ गए। बहुत शुक्रिया गुराया साहब, शारिक ने बाहर आकर कहा। आपने आपकी हमसायगी अदा कर दिया है। अगर आप मदद ना करते तो शायद वाकई ही कोई बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती। हम मोटरसाइकिल पर चलिए, हम तांगे पर आ जाते हैं।
गुराया मोटरसाइकिल पर चला गया और वो दोनों एक तांगे पर सवार हो गए। रास्ते में खामोशी रही। उन दोनों में से किसी ने कोई बात नहीं की थी, लेकिन घर पहुंचते ही समीना फट पड़ी। देखा, देख लिया तुमने, ये सब जिल्लत और रुसवाई मुझे तुम्हारी वजह से उठाना पड़ी है। अगर मेरे ताले में इस बात का पता चल जाए तो मुझे खड़े खड़े पर तरफ कर दिया जाएगा। मेरे घर वालों को इतना हो जाए तो मुझे जिंदा जमीन में गाड़ देंगे। अरे गुराया साहब मदद ना करते तो मुझे सलाखों के पीछे बंद कर दिया जाता। और तुम्हारा क्या ख्याल है मैं ये सब कुछ होने देता? शारिक ने कहा। तुम क्या कर लेते? शमीना ने उसे घूरा। तुम तो खुद पुलिस को मतलूब हो। उसके बावजूद मैं थाने पहुंच गया था, इस बात की परवाह किए बगैर कि पुलिस मुझे इस इलाकों के पीछे बंद कर देगी। लेकिन मैं तुम्हें उन पुलिस वालों के रहम कदम पर तो नहीं छोड़ सकता था। मगर सवाल ये पैदा होता है कि तुमने पुलिस को मेरे बारे में क्यों नहीं बता दिया था? मुझे उसी वक्त पुलिस के हवाले क्यों नहीं कर दिया? शारिक बोला। यही तो मैं नहीं कर सकी, समीना ने गहरा सांस लेते हुए कहा, और शायद आइंदा भी ऐसा ना कर सकूं। क्यों? शारिक ने उसके चेहरे पर नजरें जमा दी। इस क्यों का जवाब मेरे पास नहीं है, समीना ने जवाब दिया। वैसे वो शारिक की शराबत की पहले से ज्यादा कायल हो गई थी, जो उसे बचाने के लिए अपने आप को खतरे में डालकर थाने पहुंच गया था। अगर पुलिस को उस पर शुबा हो जाता तो वो यकीनन पकड़ा जाता। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं? कल रात मैंने बड़ी अजियत में गुजारी है। शारिक ने उसकी बात काट दी। रात भर मैं सोचता रहा कि मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की है, इसलिए सुबह होते ही यहाँ आ गया था कि तुमसे माफी मांग सकूं। लेकिन यहाँ की सूरत हाल बदली हुई थी। इत्तेफाक से गुराया साहब से मुलाकात होगी। उन्हें मैंने बताया कि तुम्हारा कजन हूँ और अभी लाहौर से आया हूँ। मुझे सूरत हाल का पता चला तो मैं उनके साथ ही थाने पहुंच गया। अगर तुम पकड़े जाते तो? समीना ने कहा। तुम्हें बचाने के लिए मैं पकड़ा भी जाता तो मुझे अफसोस ना होता, शारिक ने जवाब दिया। समीना कुछ कह नहीं चाहती थी कि बाहर का दरवाजा खटखटाया गया। समीना बाहर आ गई। वो गुराया साहब की बीवी थी जो दूध की पतीली लिए खड़ी थी। तुम्हारे बाद दूध वाला आया था, मैंने दूध ले लिया, मिसिस गुराया ने कहा। आइए अंदर आ जाइए, समीना ने उसे पतीली लेते हुए कहा। वो अंदर आ गई। ये मेरे कजन है, आज ही लाहौर से आए हैं। गुराया साहब ने मुझे बताया था, मिसिस गुराया ने शारिक की तरफ देखते हुए कहा। वो कुछ देर वहां बैठी रही और फिर वापस चली गई। मैंने अभी नाश्ता भी नहीं किया। सुबह ही सुबह उन मदरसों की शक्ल देखनी पड़ी। वैसे थाना बड़ी बुरी जगह है, लगता है तहजीब और शराफत उन पुलिस वालों को छू कर भी नहीं गुजरी। ऐसी ऐसी बातें करते थे कि शर्म से सर झुका जा रहा था। समीना ने कहा। अब तुम्हें ये एहसास भी हो गया होगा कि किसी शरीफ आदमी को जराइम की दलदल में धकेलने में हाथ पुलिस का ही होता है। ये लोग ऐसे हालात पैदा कर देते हैं कि एक शरीफ आदमी जुर्म अपनाने पर मजबूर हो जाता है। और मैं एक जिंदा मिसाल की सूरत में तुम्हारे सामने हूँ। ठीक कह रहे हो तुम, समीना ने गहरा सांस लेते हुए कहा। जिन्हें हम अपना मुहाफिज समझते थे वही हमारे माशरे में फैली हुई बुराइयों और खराबियों की असल जड़ है। इस मौजू पर तो बाद में भी बातें होंगी। तुम नाश्ता बनाओ, मैं सिर्फ चाय पीऊंगा, शारिक ने कहा। समीना बावर्ची खाने में जाकर नाश्ते की तैयारी करने लगी और शारिक दरवाजे में खड़ा उसे देखता रहा। समीना उस रोज भी कॉलेज नहीं गई थी। नाश्ता करने के बाद वो सब्जी गोश्त वगैरह लेने के लिए चली गई। शारिक वो नावल लेकर बैठ गया जिसे वो अधूरा छोड़ गया था। तकरीबन 1 घंटे बाद समीना वापस आई तो अखबार भी ले आई थी। फैसलाबाद से कोई ढंग का अखबार शाया नहीं होता था। 2-3 जो अखबार शाया होते थे उनकी भी कोई अहमियत नहीं थी। तमाम बड़े अखबार लाहौर ही से आते थे और समीना जो अखबार लेकर आई थी वो भी लाहौर ही का था। शारिक ने नावल रख दिया और समीना से अखबार लेकर देखने लगा। आखिरी सफ़े पर 2 कालमी सुर्खी देखते ही वो चल पड़ा। डीएसपी के कातिल का सुराग मिल गया। शारिक वो खबर पढ़ने लगा। ये खबर पुलिस के एक तर्जमान के हवाले से शाये हुई थी, जिसमें बताया गया था कि लाहौर के एक डीएसपी को जाती दुश्मनी की बिना पर पहले अगवा किया गया और कई रोज बाद उसे मुर्दा समझकर सड़क पर फेंक दिया गया। लेकिन डीएसपी जिंदा था, जिसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। उसी रात मुल्जिम ने डॉक्टर का बेस बदलकर बेहोश डीएसपी को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस तर्जमान ने यह भी बताया था कि मुल्जिम हॉस्पिटल से फरार होने के बाद काफी हाउस के सामने एक रिक्शे पर बैठकर चुबुर्जी गया था। रिक्शे ड्राइवर के बताए हुए के मुताबिक पुलिस ने एक ऐसे शख्स का पता चला लिया है जिसका ताल्लुक मुंशियात फरोशों के एक गिरोह से है। पुलिस उस सिलसिले में मजीद मालूमात हासिल कर रही है। तवक्को है कि मुल्जिम को 1 आध दिन में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शारिक ये खबर पढ़कर परेशान हो गया था। पुलिस की तफ्तीश इस हद तक दुरुस्त थी कि वो हॉस्पिटल से फरार होने के बाद काफी हाउस के सामने से एक रिक्शे पर बैठकर चुबुर्जी गया था। रिक्शे वाले ने जो लिया बताया था वो किसी हद तक मुख्तलिफ था, लेकिन पुलिस को यकीन हो गया था कि कातिल चुबुर्जी के आसपास ही का रहने वाला था और हो सकता है पुलिस उस हुरिये के मुताबिक उस इलाके में उसे तलाश कर रही हो। लेकिन शारिक मुतमईन था कि उस इलाके में कोई शख्स उसे नहीं जानता था, क्योंकि आमतौर पर रात ही को वो उस मकान में आया जाया करता था और वहां रहने वाले बहुत कम लोगों से उसका आमना सामना होता था। उसे यह भी इत्मीनान था कि रिक्शा ड्राइवर के बताए हुलिये के मुताबिक
पुलिस वाले उसे शनाख्त नहीं कर सकते थे। पुलिस की यह तहकीक भी दुरुस्त थी कि डीएसपी का कातिल का ताल्लुक मुंशियात फरोशों के गिरोह से था। पुलिस तफ्तीश यकीनों सी रुख पर कर रही थी। ऐसे मुंशियात फरोशों के बारे में तहकीकात जारी होंगी जिन्हें मादी में उस डीएसपी के हाथों कोई नुकसान पहुंचा हो। शारक के लिए यह बात बहरहाल बायस तशवीश जरूर थी। किधर पुलिस छांगा तक पहुंच गई तो गड़बड़ हो सकती थी, लेकिन छांगा के बारे में उसे यकीन था कि वो उसके बारे में जबान नहीं खोलेगा। उस रोज शाम को शारक पिपल कॉलोनी पहुंच गया। रहमानिया मस्जिद के करीब उसे सलमान एडवोकेट के मकान को तलाश करने में ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई। वो तकरीबन 2 घंटे मकान की निगरानी करता रहा। 8 बजे के करीब एक आदमी को मकान से निकलते देखकर उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। वो सलमान एडवोकेट था। उसने उलिया बदलने के लिए अगरचे दाढ़ी रख ली थी। शारक उसे शनाख्त करने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई थी। सलमान एडवोकेट घर से निकलकर मुख्तलिफ गलियों से होता हुआ डी करोड़ की तरफ चला गया। डी करोड़ की तरफ एक वसी व अरीज पार्क था। उसके एक तरफ खते मुस्तकीम की तरह सीधी सड़क थी जो ज्यादातर वैरान ही रहती थी। निस दायरे की शक्ल में दूसरी सड़क के साथ रिहायशी और कमर्शियल इमारतें थी। उन इमारतों में सड़क के रुख पर दुकानों की वजह से एक बारोनक शॉपिंग सेंटर बन गया था। शाम से लेकर रात 10-11 बजे तक वहां अच्छी खासी रौनक रहती थी। यहाँ 2-3 अच्छे रेस्टोरेंट भी थे। रेस्टोरेंट वालों ने अपने सामने लान बना रखे थे। यहाँ शाम होते ही मेजें और कुर्सियां डाल दी जाती थी। सलमान एडवोकेट भी एक ऐसे रेस्टोरेंट के सामने लान में आकर इधर उधर देखने लगा जैसे उसे किसी की तलाश हो। फिर वो एक मेज के करीब कुर्सी पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद एक और आदमी वहां आ गया। उन दोनों ने हाथ मिलाया और वो आदमी भी कुर्सी पर बैठ गया। वो आदमी भी सलमान की तरह 45 और 50 के दरमियान रहा होगा। सलमान वेटर को बुलाकर चाय के लिए कहने लगा। शारे कुछ देर तक लान के बाहर खड़ा रहा। फिर वो भी आगे आकर उनके करीब ही एक मेज के साथ कुर्सी पर बैठ गया और वेटर को इशारे से चाय के लिए कह दिया। इसी दौरान सलमान एडवोकेट और दूसरा आदमी बातें करते रहे थे। शारे को ये समझने में देर ना लगी कि सलमान एडवोकेट रोजाना शाम के बाद यहाँ आकर बैठा करता था और उस आदमी से गालबन यहीं पर उसकी दोस्ती हुई थी। वो तवज्जो से उनकी बातें सुनने लगा। झगड़ा तो सारा जायदाद का है, वो आदमी कह रहा था। लड़की की चौंके शादी हो चुकी है और उसके भाई से जायदाद में से हिस्सा देने को तैयार नहीं है। ये तो कोई बात ना हुई। सलमान ने कहा, लड़की शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा, वो अपने बाप की विरासत में हकदार है। हाँ, अगर वो भाइयों की हक में अपने हिस्से से 10 बरदार हो जाए तो अलग बात है। बजूरत दीदर वो कानूनी तौर पर भी अपना हिस्सा वसूल कर सकती है। शहरी और मुल्की कानून ने हर मामले में औरत को पूरा तहफ़्फ़ुज़ दिया है। क्या ये बेहतर ना होगा कि कल मैं उसकी शोर को तुम्हारे पास ही भेज दूं, तुम उससे बात कर लेना। दूसरे आदमी ने कहा, तुम कल उसे अपने साथ ले आना। सलमान बोला, कल मैं दफ्तर के काम से लाहौर जा रहा हूँ, मेरी वापसी परसों शाम तक होगी। कल उसी वक्त लड़की का शोर यहाँ आ जाएगा, वो तुम्हें जानता है। मुनासिब समझो तो उसके साथ ही चले जाना। उसका घर दरबार होशिया के करीब है। लड़की से भी बात कर लेना, तफसील से सब कुछ मालूम हो जाएगा। ठीक है, मैं कल उसका इंतजार करूंगा, सलमान ने कहा और फिर वो दूसरे मौजूआत पर बातें करने लगे। शारक उठ गया। अब उसे वहां बैठने की जरूरत नहीं थी। उसकी बातें सुनने के बाद शारक ने मंसूबा बना लिया था और उस मंसूबे पर अमल दरामद करिए उसे 24 घंटे इंतजार करना था। सलमान एडवोकेट ने शारक को नहीं देखा था। वो उसकी पुश्त की तरफ बैठा हुआ था और अगर वो उसे देख भी लेता तो दाढ़ी की वजह से उसे पहचान नहीं सकता था। दाढ़ी से शारक की सूरत में बड़ी हद तक तब्दीली हो गई थी और फिर सलमान तो शायद ये सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ शारक से उसका आमना सामना हो जाएगा। शारक जब समीना के घर वापस पहुंचा तो रात के 10 बज रहे थे। समीना ने उसके इंतजार में भी तक खाना नहीं खाया था, ये जानते हुए भी कि शारक एक जराइम पेशा आदमी है और उसी की वजह से उसे जिल्लत और रुसवाई भी उठाना पड़ी थी। वो शारक की तरफ झुकती ही चली जा रही थी। दिल के मामलात शायद होते ही ऐसे हैं, जज्बात गालिब आ जाते हैं और जहन माऊफ हो जाता है। खाना खाने के बाद वो देर तक बातें करते रहे और बिलाखिर शारक असल मतलब पर आ ही गया। वो समीना की तरफ देखते हुए बोला, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरी बर्बादी की असल वजह एक वकील है। उसने मेरे माँ बाप को कत्ल करवा दिया था। पुलिस से सालबाज करके मुझे एक लंबे अरसे के लिए जेल भिजवा दिया था और बाद में उसने मेरे मकान को जलाकर राख कर डाला और मुझे याद के इल्जाम में गिरफ्तार करवाने की कोशिश भी की थी। हाँ मुझे याद है, समीना ने सारी लाया। मेरी रिहाई के बाद अपने उन मजमूम मकासद में नाकाम होकर मुझे देख लेने के बाद वो वकील जान के खौफ से रोपोश हो गया था। थोड़ा ही अरसा पहले मुझे पता चला था कि वो फैसलाबाद में है। आज मैंने उसे तलाश कर लिया है, शारक ने बताया। क्या मतलब? समीना ने उसे घूरा। क्या तुमने? हाँ समीना, शारक ने उसकी बात काट दी। मैंने याद कर रखा है कि जब तक अपने माँ बाप के कातलों और अपने घर बर्बाद करने वालों से इंतकाम नहीं लूंगा उस वक्त तक मुझे चैन नहीं आएगा। शारक, समीना ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा,
क्या तुम उन ख्यालात को ज़हन से झटक नहीं सकते? अभी तो सारी जिंदगी तुम्हारे सामने पड़ी है। क्या तुम जिंदगी भर यूं ही भटकते रहोगे? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम ये सब कुछ भूल जाओ और एक नई जिंदगी का आगाज करो, साफ सुथरी जिंदगी जिसमें खुलूस हो और चाहते हूँ। मैं चाहूं भी तो भी अपना रास्ता नहीं बदल सकता समीना, शारक ने जवाब दिया। मैं अब जहां भी जाऊंगा ये बुराइयां मेरा पीछा ही करती रहेंगी। और फिर वो रात कैसे भूल सकता हूँ जब मेरे माँ बाप मेरी नजरों के सामने खंजरों के वार करके मौत के घाट उतारे गए थे। मैं एक लम्हे को भी उस खौफनाक तूफानी रात को नहीं भूलाऊंगा। और मैं जब तक उन लोगों को जहन्नुम में नहीं पहुंचा था, मेरे इंतकाम की आग नहीं बुझेगी। इसका मतलब है कि तुम जानबूझकर इस दलदल में आगे बढ़ते जाओगे, समीना बोली। हाँ यही समझ दो, शारक ने कहा और चल नमू की खामोशी के बाद बोला, उस वकील के मामले में तुम्हें मेरी कुछ मदद करनी पड़ेगी। क्या मतलब? समीना चौंकी। क्या तुम मुझे भी उस आग में घसीटना चाहते हो? तुम्हें कुछ नहीं होगा, शारक ने कहा और फिर समीना को समझाने लगा कि उसे करना क्या होगा। क्या तुम उसे लेकर यहां आओगे? समीना ने पूछा। उसकी आंखों में खौफ का हल्का सा तासर उभर आया था। नहीं, शारक ने नफी में सारी लाया। उसके लिए मैं कोई और जगह तलाश कर लूंगा। वो देर तक इस मौजू पर बहस करते रहे। समीना उसे समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन शारक किसी तरह भी झुकने को तैयार नहीं था। समीना सुबह 7:30 बजे कॉलेज से निकली। उसने घर की एक चाबी शारक को दे दी थी ताकि बाद में उसे कहीं आना जाना हो तो परेशानी ना हो। शारक 9 बजे घर से निकला। गली में होता हुआ धोबी घाट पर पहुंच गया। दशहरे में वाकई उस मैदान में धोबी घाट हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ खेल का मैदान बना दिया गया था। पूरे मैदान में सब्ज मखमली घास बिछी हुई थी। वो दूसरी तरफ सीढ़ियां चढ़कर ऊपर सड़क पर आ गया। सड़क की दूसरी तरफ रेज होटल था। वो होटल के सामने एक रिक्शे पर बैठकर पीपल कॉलोनी की तरफ रवाना हो गया। पीपल कॉलोनी में डी ग्राउंड से होते हुए गोसिया दरबार के करीब रिक्शे से उतरकर वो इधर उधर देखते हुए पैदल चलने लगा। उस तरफ जरा आगे एक टेक्सटाइल मिल की ऊंची दीवार का अकबी हिस्सा था। कुछ जमीन वीरान पड़ी थी और कुछ प्लाटों पर मकान जेरे तामीर थे, लेकिन किसी जगह काम नहीं हो रहा था। लगता था किसी वजह से उन मकानों की तामीर अधूरी छोड़ दी गई थी। शारक घूम फिर कर उन अधूरे मकानों को देखता रहा। बिल की दीवार के करीब अंदर की तरफ से उसे एक मकान पसंद आया। उस मकान के 3 कमरे बने हुए थे। खिड़कियों और दरवाजों के चौखट भी लगाए गए होंगे, मगर लोग उन्हें उखाड़ कर ले जा चुके थे। शारक ने रास्तों को अच्छी तरह वहन नशीन कर लिया और वापस दी ग्राउंड की तरफ चलने लगा। कुछ ही देर बाद उसे एक रिक्शा मिल गया। वो घर जाने की बजाय कचहरी बाजार के मोड़ पर उतर गया और घंटाघर की तरफ चलने लगा। घंटाघर की चौक पर एक बुक स्टॉल के सामने वो रुक गया। अखबार सामने टंगे हुए थे। उसने एक अखबार खरीद लिया और जैसे ही अखबार को सीधा किया, पहले सफ़े पर कदरे नीचे एक तस्वीर देखकर वो चौंक गया। ये चेहरा उसे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। तस्वीर के साथ ही एक 2 कालवी सुर्खी भी छपी हुई थी। लाहौर के डीएसपी के कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया। शारक वही खड़े खड़े वो खबर पढ़ने लगा। उसके ख्याल में बड़ी दिलचस्प खबर थी। इशफाक नामी जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया था, उसका ताल्लुक हीरा मंडी के मुंशियात फरोख्त करने वाले एक गिरोह से था। चंद साल पहले डीएसपी ने, जब वो इंस्पेक्टर था, इशफाक नामी उस शख्स को मुंशियात फरोशी और एक शख्स को चाकू मारकर शदीद जख्मी करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया था और अदालत से उसे 4 साल के लिए जेल भिजवा दिया गया था। जेल से रिहा होने के बाद इशफाक नामी वो शख्स कुछ अरसा गायब रहा और मंजर-ए-आम पर आने के बाद उसने एक बार फिर मुंशियात का धंधा शुरू कर दिया। उसके साथ ही वो डीएसपी से इंतकाम लेने के लिए मौके की ताक में रहा और फिर मौका मिलते ही उसने अपने साथियों की मदद से डीएसपी को अगवा किया और कई रोज तक तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद उसे मुर्दा समझकर सड़क पर फेंक दिया गया। लेकिन बाद में पता चला कि डीएसपी जिंदा है, तो उसने डॉक्टर का भेष बदलकर हॉस्पिटल में डीएसपी को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के तर्जुमान के मुताबिक मुल्जिम तालीम याफ्ता है, लेकिन आवारा किस्म के दोस्तों की सोबत में रहने से गलत रास्ते पर चल निकला था। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम ने न सिर्फ डीएसपी के कत्ल का इतराफ कर लिया है, बल्कि और भी बहुत सी संगीन वारदातों में मुलव्वस होने का इतराफ किया है। खबर पढ़कर शार के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। पुलिस ने न जाने किस बेगुनाह को डीएसपी के कत्ल के इल्जाम में पकड़ा था और लुत्फ की बात तो ये थी कि उससे एक नाकर्दा जुर्म का इतराफ भी करवा लिया था। एक लिहाज से पुलिस की यह कार्रवाई शारक के हक में बेहतर थी। इस तरह मशूबे की जल से निकल गया था। उसने अखबार तय करके हाथ में पकड़ दिया और इधर उधर देखने लगा। दाईं तरफ मुर्ग पुलाव की दुकान थी। पुलाव की खुशबू से उसे भूख का एहसास होने लगा और वह छोटे छोटे कदम उठाता हुआ दुकान के सामने पहुंच गया। दुकान छोटी थी, अंदर बैठने की जगह नहीं थी। वो बाहर एक बेंच पर बैठ गया। जब वो घर पहुंचा तो 2:30 बजने वाले थे। तकरीबन 15 मिनट बाद समीना भी पहुंच गई। धूप से उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। उसने चादर उतार कर मेज पर फेंक दी और पंखे के नीचे कुर्सी पर बैठ गई
तांगे का स्कार्फ वहां से काफी दूर था और वहां तक उसे पैदल आना जाना पड़ता था। क्या सोचा है तुमने शारिक? बिलाकर समीना ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा।